दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राज कौशल। और दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी की। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफी में हमको क्या पढ़ना है, सिलेबस की बात करेंगे। तो ज्योग्राफी में हमको दो मेजर पार्ट पढ़ने हैं, एक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, दूसरी इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम बहुत सारे टॉपिक से, देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करेंगे और देन हम लोग इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे। ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे पहले हम लोग जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हो गया, इसके बारे में पढ़ेंगे, अक्षांश देशांतर के बारे में। उसके बाद सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग जब सौरमंडल पढ़ेंगे तो हम फिर उसमें बात करेंगे उल्का क्या होता है, उल्का पिंड क्या होता है, धूमकेतु क्या होता है यानी मिट्योर मेटेराइट्स कॉमेट्स क्या होते हैं, और सोलर सिस्टम में एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, इन सब बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक हैं जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे, उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे टॉपिक्स बढ़ाते जाएंगे, जैसे अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनो हो गया, वॉल्केनो कैसे आते हैं, कब ऐसी कंडीशन बनती है कि जब पृथ्वी के अंदर से लावा बाहर निकलता है। तो ये सारी कंडीशन होती हैं जो कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अर्थक्वेक के बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे जैसे ज्वार भाटा कैसे आते हैं, जैसे अर्थक्वेक के बाद वोल्केनो कैसे आते हैं, ऐसे ही ज्वार भाटा और इक्लिप्स साथ में पढ़ेंगे। इक्लिप्स कैसे आते हैं, इक्लिप्स जब पढ़ लेंगे तो हम लोग साथ में पढ़ लेंगे टाइड और एब कैसे आते हैं, ज्वार और भाटा कैसे आते हैं, ये सब पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे विंड कैसे चलती है। हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसी भी विंड्स होती हैं जो परमानेंट होती हैं। परमानेंट विंड वो होती हैं जो हमेशा चले। इनके चलने के पीछे रीजन क्या होता है, इनके चलने के पीछे जब रीजन होगा तो उसका कुछ नाम भी होगा। किस कारण की वजह से पृथ्वी, जैसे पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से, जैसे आपको पता है हमारी पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, पश्चिम से पूरब की ओर हमारी पृथ्वी घूमती है। और जब हमारी पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है तो ये बात आती है कि पृथ्वी की ये अक्ष है और अपनी अक्ष पर हमारी पृथ्वी सीधी नहीं है, ये 23.5 डिग्री ऐसे टिल्ट है। ये सीधा अक्ष है, अगर सीधा होता तो राइट एंगल ट्रायंगल बनता, लेकिन ये 23.5 डिग्री टिल्ट है। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, यानी हमारी पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट या पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट करती है। इसको हम बोलते हैं रोटेशन, यानी जब पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमेगी तो रोटेट करना है, यानी रोटेशन है। इसी को हम कहते हैं परिभ्रमण करना, यानी भ्रमण का मतलब घूमना। हमारी पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी के इसी घूर्णन या घूमने की वजह से हम कहते हैं कि हमारी पृथ्वी पर दिन और रात हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट इधर सूरज है और सूरज जब इधर होगा तो सूर्य की, जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री टिल्ट है, जब सन की लाइट पड़ेगी अर्थ के जिस हिस्से पर लाइट पड़ती है वहां दिन होता है, और जिस हिस्से पर लाइट नहीं पड़ती वहां रात होती। लेकिन हमारी पृथ्वी तो घूमती है, घूमती रहती है, हमेशा रोटेट होती है। तो जब ऐसे घूम जाएगी तो जहां पहले दिन था वो हिस्सा घूमकर दूसरी ओर चला गया, वहां रात हो गई, और जहां रात थी वो घूमकर सूरज के सामने आ गया, वहां दिन हो गया। हमारी पृथ्वी के इसी घूर्णन या घूमने की वजह से ही दिन और रात होते हैं, इसीलिए हम इसे दैनिक गति भी कहते हैं। तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे दैनिक गति क्या होती है, उपसौर अपसौर क्या होता है, पेरीहेलिन अपेलिन कहते हैं इंग्लिश में। और जैसे ये पढ़ेंगे फिर हम लोग पढ़ लेंगे इंटरनेशनल डेटलाइन किसको कहते हैं, क्या होती है, क्या तात्पर्य है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, अक्षांश देशांतर पढ़ रहे हैं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं। इसलिए हम इन सबको पढ़ने के बाद पहले रिवीजन करेंगे, रीजन बताएंगे, फिर उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सीजनल चेंजिंग कैसे होती है, हमारी पृथ्वी पर जो ऋतुओं का परिवर्तन होता है वो क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है, किस तारीख को भारत में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, किस तारीख को भारत में सबसे ज्यादा ठंडक यानी सर्दी होती है, शीत ऋतु ग्रीष्म ऋतु कब होती है, ऐसी कौन सी स्थिति होती है पृथ्वी पर सूरज की वजह से कि यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं, तो हमको ये सब भी पढ़ना है। कहाँ पर उष्ण कटिबंधीय होता है, कहाँ पर शीत कटिबंधीय होता है, कहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय होता है, कहाँ पर उपोष्ण कटिबंध होता है, इन सब बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग विंड में जब पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट विंड। परमानेंट विंड वो विंड है जो हमेशा चले, परमानेंट चले, इसलिए परमानेंट विंड है। जैसे उसमें हम ट्रेड विंड्स पढ़ेंगे, उसमें हम वेस्टर्लीज पढ़ेंगे, उसमें हम पोलर विंड पढ़ेंगे। और जब ये विंड पढ़ लेंगे परमानेंट तो फिर हम कुछ ऐसी विंड्स पढ़ेंगे जिनको हम कहते हैं ये एक लोकल एरिया में चलती हैं, यानी लोकल विंड है, तो हम लोकल विंड पढ़ेंगे। और जब लोकल विंड पढ़ लेंगे तो लोकल विंड के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कि जो परमानेंट हो गई, लोकल हो गई, उसके बाद हम पढ़ेंगे जलधाराएं कैसे चलती हैं। चूंकि जलधाराओं के चलने के पीछे रीजन हवाएं हैं, तो जब हवाएं चलेंगी तो उन्हीं हवाओं के चलने की वजह से जलधाराएं चलती हैं, तो हम लोग जलधारा भी पढ़ लेंगे। ठीक है।
जलधाराएं पढ़ लेंगे, और उसके बाद हम लोग इसी में साइक्लोन पढ़ेंगे, चक्रवात कैसे चलते हैं, तो ये सब हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। फिर हम लोग वायुमंडल के बारे में जानेंगे, वायुमंडल कैसे होता है। फिर हम लोग कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने कॉन्टिनेंट हैं, हर एक कॉन्टिनेंट के बारे में जानेंगे। जैसे मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, तो कॉन्टिनेंट में हम पूरा सीक्वेंस लिखवाएंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है। फिर हर एक कॉन्टिनेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कॉन्टिनेंट के बारे में क्या बात करेंगे, जैसे उसमें कौन सा माउंटेन्स है, कौन कौन से माउंटेन हैं, और माउंटेन्स के बाद उसमें कौन सी लेक्स हैं, उस पूरा उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उस स्ट्रक्चर में किसको पार्ट को क्या कहते हैं, कौन सा देश का है, इन सब बारे में हम लोग ऐसे डिस्कस करेंगे। फिर जब वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी तो फिर हम लोग इंडियन ज्योग्राफी आएंगे। इंडियन ज्योग्राफी जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत का भौगोलिक विभाजन, और भारत की भौगोलिक विभाजन को जानने के लिए अक्षांश और देशांतर की मदद से पढ़ेंगे। इसीलिए हमको अक्षांश देशांतर भी पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले, तभी तो जानेंगे किसी देश को हम अगर भौगोलिक दशा जाननी है, उस देश को अगर हमें किसी वर्ल्ड मैप पर ढूंढना है कि वो कहां पर होगा, तो उसका अक्षांश और देशांतर हमको पता होना चाहिए, तभी हम जान सकते हैं कि हाँ ये कौन सा देश है, ठीक है। अक्षांश और देशांतर से, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से। तो इस प्रकार हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर जो फिजिकल डिवीजन हम पढ़ लेंगे, अक्षांशीय देशांतरी विस्तार उसका पढ़ लेंगे, कितने डिग्री अक्षांश से कितने डिग्री अक्षांश तक, कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड या देशांतर से कितने डिग्री देशांतर या लॉन्गिट्यूड तक ये भारत स्थित है, ऐसे पढ़ लेंगे। फिर पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु क्या है, ये सब पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग चैनल्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग जलीय सीमा पढ़ेंगे, वाटर बाउंड्री, हमारी वाटर बॉडी में हम समुद्र के अंदर कितना हमारे हस्तक्षेप है, हमारे अधिकार क्षेत्र में कितना आता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। पोर्ट पढ़ेंगे, हम लोग अभ्यारण्य पढ़ेंगे। अरे इंडियन ज्योग्राफी में बहुत सारे टॉपिक हैं। मिट्टियां पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर को भी ऐड कर दिया गया, तो हम लोग सॉइल भी पढ़ेंगे। अब जब सॉइल पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कौन सी सॉइल कितने प्रतिशत मात्रा में है, कहां पर बरसात की ज्यादा आवश्यकता है, कहां पर लेटराइट सॉइल पाई जाती है, कहां पर एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है, किस सॉइल में किस चीज की अधिकता पाई जाती है, या किस सॉइल में किस चीज की कमी पाई जाती है, इन सब बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्रॉप्स पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। चूंकि ये सिलेबस बहुत ब्रॉड है, एग्रीकल्चर को भी ऐड कर दिया गया है तो थोड़ा सा और ब्रॉड हो गया, लेकिन हम सब लोग अच्छे से पढ़ेंगे, और जो कुछ भी पढ़ेंगे वो सब कुछ ज्यादातर कोशिश करेंगे कि सब कुछ मैप पे पढ़ा जाए, ताकि आपको पहली ही बार में अधिक से अधिक समझ में आए। तो दोस्तों आज हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, यानी अक्षांश और देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर हम लोग पढ़ेंगे। लैटिट्यूड, एक मिनट, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। दोस्तों लैटिट्यूड को हिंदी में हम कहते हैं अक्षांश, इसका मतलब होता है अक्षांश, और जो लॉन्गिट्यूड होता है इसे हम कहते हैं देशांतर। अब सबसे पहली बात आती है कि अक्षांश और देशांतर हम क्यों पढ़ें, इसका रीजन क्या है, इसको पढ़ने से फायदा क्या है, लाभ क्या मिलेगा। तो दोस्तों जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो हर एक डिग्री पर एक अक्षांश रेखा होती है। जैसे हर एक डिग्री पर एक अक्षांश रेखा होती है, वैसे ही हर एक डिग्री पर एक देशांतर रेखा होती है। डिग्री हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डिग्री का यहाँ बहुत ज्यादा रोल है। पढ़ा लिखा अक्षांश देशांतर नहीं, लेकिन डिग्री बहुत सारी, ठीक है। हम बताते हैं कि कैसे। जैसे हमने बोला अक्षांश, तो अब पहले तो हम जाने अक्षांश होता क्या है, किसको हम अक्षांश कहेंगे और फिर किसको देशांतर कहेंगे, और फिर हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक ग्लोब है, ये ग्लोब है, और इस ग्लोब पर यहां पर ऊपर है नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, नॉर्थ माने उत्तरी, पोल माने ध्रुव, यानी उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को कहेंगे हम नॉर्थ पोल। और ये सबसे उत्तर में होता है और सबसे दक्षिण में होता है साउथ पोल। ये है साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में होता है और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा में होता है। हमारी पृथ्वी पर, हमारी पूरी पृथ्वी पर यहां पर एक रेखा पास होती है
ऐसे जितनी भी रेखाएं होती हैं ये सब की सब ईस्ट टू वेस्ट होती हैं, या इसी को हम कह सकते हैं वेस्ट टू ईस्ट है। जितनी भी रेखाएं हैं ये सब की सब ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट होती हैं। इन सभी रेखाओं को हम अब याद कैसे करेंगे? इन्हीं को हम कहते हैं लैटिट्यूड। अब याद कैसे करेंगे वो तरीका बता रहे हैं, देखिए आपको हंसी भी आएगी और आपको हंसी हंसी में याद भी हो जाएगा। कैसे? हमने बोला ऐसी रेखाएं, ये तो कंडीशन है कि कैसे होंगी, ऐसी रेखाएं जो ईस्ट टू वेस्ट होती हैं या वेस्ट टू ईस्ट होती हैं, इन सभी रेखाओं को हम अक्षांश कहते हैं। ये रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल यानी समानांतर होती हैं। क्लियर? दूसरी बात, अब इसको याद कैसे करेंगे? ऐसी रेखाएं एक तो ये पूरी पृथ्वी पर लेटी हैं, और जो एक छोटी से अगर बेड पे लेटा होता है उसको एटीट्यूड होता है। अगर सब खड़े हो और एक कोई लेटा है तो अपने आप को महाराजा धीराज से कम नहीं समझता, तो उसको एटीट्यूड होता है। तो यहां पर ये ऐसी रेखाएं हैं जो पूरी पृथ्वी पर लेटी है, तो इनको तो और एटीट्यूड होगा। यानी ऐसी रेखाएं जो हमारी पूरी पृथ्वी पर लेटी हुई अवस्था में होती हैं, तो लेटी हैं मतलब लैटी हैं, और एटीट्यूड है तो लैटी और एटीट्यूड को मिला देंगे तो हम कहेंगे लैटिट्यूड। यानी ऐसी रेखाएं जो लेटी हैं और इनके अंदर एटीट्यूड है तो हम कहेंगे लेटी प्लस एटीट्यूड बराबर लैटिट्यूड। लैटिट्यूड ये तो याद करने के लिए है, लेकिन अब वैसे हम कैसे कहेंगे अक्षांश क्या होती हैं? ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे के पैरेलल हों यानी समानांतर हो, यानी ऊपर नीचे हों, और पूरब से पश्चिम हो या पश्चिम से पूरब हो, इन सभी रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अब बात करते हैं देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड की। तो जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो जो लॉन्गिट्यूड है, जैसे मान लेते हैं कि ये ग्लोब हमारा बन गया और इस ग्लोब में रेखा बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये नॉर्थ पोल है यहां पर और ये साउथ पोल है, और अगर कोई ऐसी रेखा है इस प्रकार से, तो ये जितनी भी रेखाएं हैं ये सब के सब क्या हैं? ये लॉन्ग हैं। और जो लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग यानी लंबे लंबे लोग होते हैं, एक तो बौने होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, और जो लंबे लोग होते हैं उनको भी अपने ऊपर बहुत एटीट्यूड होता है। तो लॉन्ग है प्लस एटीट्यूड है, तो इसी को हम कहेंगे लॉन्गिट्यूड है। एक मिनट जरा, आज कुछ आंखों में थोड़ा जलन है तो ठीक है। तो ये जो है ये लॉन्गिट्यूड है, लॉन्ग है प्लस एटीट्यूड है तो लॉन्गिट्यूड है, और ये लेटी है और एटीट्यूड है तो लैटिट्यूड है। ऐसे याद कर लो आप। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, साइंस में कैसे पढ़ेंगे? हम कहेंगे अगर कोई भी रेखा नॉर्थ टू साउथ हो या साउथ टू नॉर्थ हो, इन सभी रेखाओं को हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। यानी जो उत्तर से दक्षिण की ओर हो या दक्षिण से उत्तर की ओर हो, उन्हें हम लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर कहते हैं। तो ये वाली रेखाएं जो होंगी वो लॉन्गिट्यूड कहलाएंगी। लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखा, ये सभी रेखाएं देशांतर कहलाएंगी। लैटिट्यूड को हिंदी में अक्षांश कहते हैं। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना है, बाकी बहुत आसान है, कठिन कुछ नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो इनके बीच की दूरी है, जैसे हमने बोला कि ये दो निकटतम अक्षांश रेखाएं हैं। जैसे मान लीजिए ये एक है 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 4 डिग्री, तो कोई भी दो निकटतम लैटिट्यूड नंबर होंगे, नियरेस्ट लैटिट्यूड नंबर, चाहे ये वाली दूरी ले लें चाहे ये दूरी ले लें, कोई सी भी दूरी हम ले सकते हैं, चाहे ये दूरी ले लें चाहे ये दूरी ले लें, कोई सी भी दूरी हम ले सकते हैं। तो जो निकटतम अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है, ये जो डिस्टेंस होती है, ये होती है 111 किलोमीटर। दो निकटतम अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। वहीं अगर हम देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी की बात करें तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, इसकी दूरी की बात कर रहे हैं, तो ये जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, ये 111.32 किलोमीटर होती है। 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है दो देशांतर रेखाओं के बीच में, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच में 111 किलोमीटर का अंतर होता है, वहीं दो देशांतर रेखाओं के बीच में 111.32 किलोमीटर का अंतर होता है। यानी ये बीच की दूरी होती, ठीक है, मेजर किया गया है तो पता चला है। ये तो समझ में आया
लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है। अब अगर हम पूरी अर्थ पर ग्लोब की हम बात कर लें, तो हम अगर ग्लोब की बात करेंगे तो थोड़ा देखिए ग्लोब कैसे बनाते हैं। हम ग्लोब बनाएंगे और ग्लोब के बाद हम लोग उस रेखा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, ये हमारा ग्लोब हो गया, और इस ग्लोब में एक ऐसी रेखा होती है जो हमारी पूरी पृथ्वी पर होती है और बीचों बीच से डिसाइड करते हैं, बीचों बीच में रेखा पास होती है, यानी ऐसी रेखा जो हमारी अर्थ को दो इक्वली पार्ट में डिवाइड करती है। ये एक ऐसी रेखा है जिसने हमारी पूरी पृथ्वी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। चूंकि ऊपर यहां आप जानते हैं कि यहां पर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, यह है उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, और वहीं पर दक्षिण में है दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल, साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव हमेशा उत्तर में होता है और दक्षिणी ध्रुव हमेशा दक्षिण में होता है। दो ही ध्रुव हैं हमारी पृथ्वी पर। दोस्तों ये जो एक रेखा हमने बनाई है, ये एक ऐसी रेखा है जिस रेखा ने हमारी पूरी अर्थ को दो इक्वली पार्ट में डिवाइड किया है। इसीलिए इस रेखा का कोई नंबर नहीं होता। इस रेखा को हम कहते हैं यह है 0 डिग्री। क्या कहेंगे इसको? हम कहेंगे 0 डिग्री। ये एक ऐसी रेखा है जो पूरी पृथ्वी यानी भूमि के मध्य से गुजरती है, इसीलिए हम इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसी को लिए हम इसका कोई नंबर नहीं रहता क्योंकि पृथ्वी को दो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रही है, और चूंकि ये एक लेटी हुई रेखा है, लैटिट्यूड नंबर है, तो हम लिखेंगे 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड। लैटिट्यूड को कहते हैं अक्षांश, तो इसी को हम कह सकते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी के और भी नाम है, जैसे इसी को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसी को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो नाम इसके लिख देते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, और इसी को इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं। तो चाहे आप भूमध्य रेखा कहो, चाहे आप विषुवत रेखा कहो, चाहे लैटिट्यूड कहो यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड कहो, चाहे 0 डिग्री अक्षांश कहो, इन सब का मतलब इसी लाइन से, ठीक है। दूसरी बात, हमारी पृथ्वी चूंकि अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, तो कोई भी प्लेनेट, याद रखना, कोई भी प्लेनेट अपनी एक्सिस पर, अपनी अक्ष पर जितने भी डिग्री झुका होता है उतने ही डिग्री बीच में तो बनेगी 0 डिग्री, सब में बनेगी, कॉमन है। लेकिन जितने डिग्री वो प्लेनेट अपनी एक्सिस पर टिल्ट होता है उतने डिग्री ऊपर कर्क रेखा बनती है, और जितने पर कर्क रेखा बनती है, हमेशा याद रखना कर्क रेखा और मकर रेखा सेम होती है, यानी दोनों के एंगल समान होते हैं। तो यहां पर जितने डिग्री पर पृथ्वी झुकी है उतने ही डिग्री पर ऊपर बनेगी कर्क रेखा। तो देखिए यहां पे ये जो रेखा है, इस रेखा को हम कहेंगे कर्क रेखा, और जितने पर कर्क रेखा बनेगी उतने पर ही मकर रेखा बनेगी। ये है मकर रेखा। तो इसके सामने अगर हम लिखें कि कर्क रेखा और मकर रेखा क्या है, तो इसका एंगल कितना होगा? 23, एक मिनट, इसका एंगल होगा 23 एंड हाफ डिग्री। जब भी हम किसी लैटिट्यूड नंबर या लॉन्गिट्यूड नंबर को लिखते हैं तो सबसे पहले हम उसका डिग्री लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं किस हेमिस्फीयर में है, यानी हेमिस्फीयर का नाम लिखते हैं। जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो लिखेंगे नॉर्थ, सदर्न हेमिस्फीयर में होती तो लिखेंगे साउथ, ईस्टर्न में होती तो लिखते ईस्ट, वेस्टर्न में होती तो लिखते वेस्ट। लेकिन
जो लैटिट्यूड नंबर है या तो नॉर्दर्न में होंगे या सदर्न में होंगे, लेकिन जो लॉन्गिट्यूड हो, ये लैटिट्यूड है, तो लैटिट्यूड या तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, उत्तरी गोलार्ध में, या तो दक्षिणी गोलार्ध में होगा। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड होंगे वो या तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होंगे या फिर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में होंगे। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध में होंगे या पश्चिमी गोलार्ध में होंगे, क्योंकि लंबी लंबी लाइन होगी। और जो बीच वाली लाइन होगी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, उसको हम कहेंगे 0 डिग्री देशांतर, यानी उसी को हम जीएमटी कहते हैं, अभी बात करेंगे। थोड़ा सा इसको सही कर दें। ये है 0 डिग्री। अब इसके सामने लिखेंगे कैसे? इसके सामने हम लिखेंगे 23.5 डिग्री, तो हमने लिख लिया, डिग्री तो लिख लिया। जितने डिग्री पर कर्क रेखा होगी उतने ही डिग्री पर मकर रेखा होगी, यानी 23.5 डिग्री ये भी हो गया। अब क्या लिखेंगे? पहले हेमिस्फीयर लिखेंगे। तो चूंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है इसीलिए हम लिखेंगे नॉर्दर्न का नॉर्थ यानी उत्तरी, और चूंकि एक लैटिट्यूड नंबर है तो लिखेंगे लैटिट्यूड यानी उत्तरी अक्षांश। और दोस्तों इसी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही एक और नाम दिया गया है, इसी को हम कहते हैं कर्क रेखा। यही है हमारी कर्क रेखा, कर्क रेखा। और इसी कर्क रेखा को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। तो चाहे हम कहें कर्क रेखा, चाहे कहें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, चाहे हम कह लें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, मतलब सबका सेम है। वैसे ही इसको हम कहेंगे 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, साउथ लैटिट्यूड। और इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा। तो ये है मकर रेखा, मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों का एंगल सेम होता है, और ये डिसाइड होता है उससे कि जिस डिग्री पर, जितने डिग्री पर हमारी अर्थ या कोई भी प्लेनेट, किसी भी प्लेनेट की कर्क रेखा, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वही डिसाइड होता है जो उस प्लेनेट की एक्सिस की टिल्टिंग होती है। यानी किसी भी ग्रह पर, किसी भी ग्रह पर A to Z कहीं का भी हो, अपनी गैलेक्सी का हो चाहे किसी बाहरी गैलेक्सी का हो, जितना भी डिग्री पर कोई ग्रह झुका होता है अपनी अक्ष से झुकाव होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई भी ग्रह अपनी अक्ष से यानी सरफेस से अपनी अक्ष पर जितने भी डिग्री झुका होता है, ऊपर उतने डिग्री पर कर्क रेखा बनती है, नीचे मकर रेखा बनती है। दोनों का एंगल सेम होता है, और कर्क रेखा और मकर रेखा के ठीको ठीक बीच में 0 डिग्री अक्षांश बनती है। जैसे मान लीजिए हम भी, तो हमारी पृथ्वी 23.5 झुकी है, मान लीजिए कि ये 80 डिग्री झुकी होती, तो अगर 80 डिग्री झुकी होती तो 80 डिग्री यानी ऊपर 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा बनती और 80 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में मकर रेखा बनती, और इन दोनों के बीच में भूमध्य रेखा बनती, यानी इक्वेटर बनता, यानी 0 डिग्री बनता। तो ऐसे हर एक प्लेनेट पे लिए डिसाइड करते हैं। तो जितनी भी रेखाएं होती हैं, हर एक रेखा एक डिग्री पर बनी होती है। तो हम यहां पर अक्षांश रेखाएं बना लेते हैं। देखिए अब जरा ध्यान से, हर एक डिग्री पर एक अक्षांश रेखा होती है। तो जैसे ये 0 डिग्री है, और 0 के ऊपर हम बढ़ेंगे तो 1 डिग्री, 1 के ऊपर बढ़ेंगे तो 2 डिग्री, 2 के ऊपर बढ़ेंगे तो 3 डिग्री। हर एक डिग्री पर एक अक्षांश रेखा बनी होगी। 3 के ऊपर 4 डिग्री। ऐसे ही हर एक डिग्री पर एक अक्षांश रेखा हम बनाते चले जाएंगे। ये रेखाएं बना रहे हैं। ये जितनी भी डिग्री हम बढ़ते चले जाएंगे, हर एक डिग्री पर एक अक्षांश रेखा बनती चली जाएगी। बहुत सारी रेखाएं होती हैं, हर एक डिग्री का मतलब बहुत सारी हो जाएंगी। अभी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत सारी रेखाएं हैं। तो हर एक डिग्री पर होती है। हर एक डिग्री पर क्यों होती है? क्योंकि ऐसी ही हमारी पृथ्वी पर अगर हर एक डिग्री पर हम नहीं बनाएंगे तो इनसे हम डिसाइड करते हैं कि उस प्लेनेट पर कोई भी पर्टिकुलर प्लेस कहां पर होगा। तो जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती हैं वैसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में होती है। हम सबको बना लेते हैं, फिर हम इनकी डिग्री लिखते हैं। अभी तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये हम बना रहे हैं।
क्यों नहीं मिट रहा भाई? कोई बात नहीं। यहां पर बना देते हैं। हर एक डिग्री पर एक अक्षांश रेखा जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बनती है, वैसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में बनती है। हर एक डिग्री पर बनेगी, जितनी भी डिग्री हैं हर एक डिग्री पर एक अक्षांश रेखा बनेगी और हर एक डिग्री पर एक देशांतर रेखा बनेगी। अब बनाते चले जाएंगे। कुछ ऐसे। अब अगर हम इनका नामकरण करना हो, देखिए नाम लिखते हैं। जैसे 0 के ऊपर बढ़ेंगे तो हम कहेंगे ये 1 डिग्री है, फिर 2 डिग्री है, फिर 3 डिग्री है, ऐसे ही 3 4 5 बढ़ते जाएंगे। फिर जब यहाँ पहुंचेंगे तो ये 23.5 बीच में है, तो ये 23 होगी और ये 24 होगी, और 23 और 24 के बीच में अपने आप 23.5 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ऊपर एक रेखा बनती है जिसको हम कहते हैं 66.5 डिग्री। यहाँ बना देते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये वाली जो रेखा है इसको हम कहते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। और दोस्तों इसी को हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल माने वृत्त, इसको हम कहेंगे आर्कटिक वृत्त। ये आर्कटिक वृत्त है। और यहां दक्षिणी गोलार्ध में भी एक रेखा बनेगी जिसको हम कहेंगे ये 66.5 डिग्री, ये भी है। अभी हम बता रहे हैं आपको 66.5 कहां से आया। 66.5 डिग्री, सॉरी 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। साउथ लैटिट्यूड। और इसको हम कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल। ये है अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। तो ये समझ में आया दोस्तों। ये चीज हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये चीज जानना बहुत जरूरी है, और अगर ये नहीं जानेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये जानना ही पड़ेगा हमें। तो ये जितनी भी रेखाएं हैं, अब इनको हम अगर काउंट करें तो हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स यानी अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या की बात कर रहे हैं हम। तो इनकी जो संख्या है इसको हम काउंट कर लेते हैं जरा। तो अगर हम काउंट करेंगे तो 0 के ऊपर से हम काउंट करेंगे, इस व्हाइट वाली के ऊपर से, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करते जाएंगे। तो जब हम नॉर्थ पोल पर पहुंचेंगे तो हम कहेंगे ये 90 डिग्री है। तो जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो 90 डिग्री में यानी हर एक डिग्री पर अगर एक रेखा होगी तो 1 से लेकर 0 के ऊपर 1 से लेकर 90 तक 90 रेखाएं होंगी। यानी हम कहेंगे 90 डिग्री तक है तो 90 अक्षांश रेखाएं। हर एक डिग्री पर एक अक्षांश रेखा, तो 1 से लेकर 90 तक 90 रेखाएं, तो आप कहेंगे हम 90 रेखाएं हैं। अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में बात करें तो यहां भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे बढ़ते जाएंगे। साउथ पोल पर पहुंचेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। यानी अगर हम कहें उत्तरी गोलार्ध में 90 रेखाएं हैं तो फिर दक्षिणी गोलार्ध में भी 1 से लेकर 90 तक 90 रेखाएं होंगी। तो ये भी लिख लेते हैं 90। और बीच में ये 0 डिग्री, इसको भी हम ऐड करेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ी रेखा है। नंबर जरूर 0 है लेकिन रेखा भी तो है, तो ये हम +1 ऐड करेंगे। और ये +1 क्या है, ये इक्वेटर है, तो जोड़ लीजिए 181 हो जाएगा नंबर ये। यानी टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स इज इक्वल टू 181, यानी अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 हो जाएगी। अगर हम यहीं पर देशांतर रेखाओं की बात करें तो थोड़ा सा देख लीजिए देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाओं में अगर हम नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिला दें, अगर हम नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिला दें, एक मिनट, ठीक है,
ये हमने मिला दिया, ठीक है। तो ये जो रेखा है, इस रेखा को हम कहेंगे ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इससे बना देते हैं, ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक। अब जब हमारी पृथ्वी घूमती रहती है तो जितने डिग्री घूमती है, हर एक डिग्री पर अगर एक अक्षांश रेखा है, वैसे ही हर एक डिग्री पर एक देशांतर रेखा होती है। तो जैसे घूमेगी तो यहां पर 0 के बाद कलर हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि सब मिक्स हो जाएगा नहीं तो, यहां पर ऐसे हर एक डिग्री पर एक देशांतर रेखा मौजूद होती है, और हर एक देशांतर रेखा के बारे में भी हम आपको बताते चलेंगे कि जैसे ये बना रहे हैं अक्षांश रेखाएं, वैसे ही हर एक डिग्री पर एक देशांतर रेखा बना रहे हैं। तो ये देशांतर रेखाएं होती हैं। जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं उतनी ही देशांतर रेखाएं भी होती हैं, कुछ ऐसे बनती हैं। देखिए ध्यान से कि जितनी भी रेखाएं हैं ये सब की सब नॉर्थ पोल पर जा रही हैं और साउथ पोल पर जा रही हैं। यानी अगर नॉर्थ पोल से शुरू करेंगे तो साउथ पोल पर आ जाएंगी, और अगर साउथ पोल से शुरू करेंगे तो नॉर्थ पोल पे आ जाएंगी। ये सभी रेखाएं हर एक डिग्री पर ही मौजूद हैं। जैसे सदर्न लैटिट्यूड नंबर है, वैसे ही ये लॉन्गिट्यूड्स भी हैं। देखिए हर एक डिग्री पर एक अक्षांश रेखा है, वहीं हर एक डिग्री पर एक देशांतर रेखा भी मौजूद है। तो जैसे हमने अक्षांश रेखा के बारे में नंबरिंग की थी, वैसे यहां करेंगे। तो ये बीच में रेड वाली तो 0 डिग्री है, और जैसे हम इधर बढ़ेंगे तो 0 के बाद 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री यानी दूसरी रेखा, फिर तीसरी रेखा, 3 डिग्री, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो ये 90 डिग्री का एंगल है दोस्तों, यानी 90 रेखा है, और ये भी 90 डिग्री का एंगल है, यानी फिर से 90, यानी 90 90 180, यानी 1 2 3 अप टू 180 डिग्री, 180 रेखाएं होंगी। और अगर ईस्टर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे तो यहाँ भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे ही अप टू 180 डिग्री, और 180 और 180 360 हो जाएंगी। यानी अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स या टोटल लॉन्गिट्यूड्स, इज इक्वल टू 360, क्योंकि अगर 180 और 180 हम जोड़ते हैं तो ये 360 होता है, तो 360 होते हैं लॉन्गिट्यूड। और अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो 181 होते हैं। अगर हर एक लैटिट्यूड नंबर पर हम एक सर्कल बना दें तो हम यहीं पर बात कर लेते हैं टोटल सर्कल की, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड सर्कल इज इक्वल टू, अब देखिए हर एक डिग्री पर तो हम एक सर्कल बना लेंगे। 0 डिग्री पर सबसे बड़ा रेखा है तो सबसे बड़ा सर्कल बनेगा, इसीलिए हम इसको ग्रेट सर्कल बोलते हैं। जितना हम नॉर्थ पोल की ओर या साउथ पोल की ओर बढ़ेंगे, कह सकते हैं जितना हम पोल्स की ओर बढ़ेंगे उतना ही सर्कल छोटे होते जाएंगे, और नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर सर्कल बनेगा ही नहीं, क्योंकि एक जो लैटिट्यूड नंबर होगा वो वहां पर हम सर्कल एक दशमलव से दोनों रेखाएं मिल रही होंगी, और जहां दोनों रेखाएं मिलेंगी वहां पर हम सर्कल नहीं बना सकते। यानी अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर सर्कल नहीं बनेगा और टोटल रेखाएं हैं 181 लैटिट्यूड नंबर है, तो 181 में से अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को माइनस कर दें तो हमारे लैटिट्यूड सर्कल निकल आएंगे। यानी अगर हम कहें 181 माइनस 2 पोल्स इज इक्वल टू 179, ये जो 179 नंबर आया है यही है टोटल लैटिट्यूड सर्कल की, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हमारा ग्लोब हो गया, और ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं, हर एक अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा हर एक डिग्री से गुजरती है, हर एक डिग्री पर मौजूद होती है। इसीलिए जब दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में डिवाइड करती हैं, यानी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को डिवाइड करती है, क्रॉस करती है, आपस में एक दूसरे को काटती हैं, वही एक लोकेशन बताती है। यानी किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कोई एक लोकेशन नंबर अगर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को हम शेयर करते हैं तो वो लोकेशन होती है। जैसे आपके फोन में जो जीपीएस सिस्टम होता है वो भी इसी से काम करता है, क्योंकि अगर जहां पर भी आप होंगे वहां पर एक लैटिट्यूड नंबर एक लॉन्गिट्यूड नंबर आपस में क्रॉस जरूर कर रही होगी, और वही आपकी लोकेशन हो जाती है।
इसलिए तो आपके पास डिलीवरी आती है, जैसे आप गाड़ी बुक करते हो तो ओला आ जाता है आपके पास, इसीलिए आता है क्योंकि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हर एक जगह पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं। अब थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है वो कैसे हम 1 डिग्री पर डिसाइड करते हैं। चूंकि हमारी जो पृथ्वी है वो 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, तो अगर आप देखेंगे तो 24 घंटे में 360 डिग्री रोटेट करती है। तो अगर हम कहें 1 घंटे में 360/24, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री, 15 डिग्री आ जाएगा। ये कैलकुलेट करिएगा, देखिएगा 1 घंटे में हमारी पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है। चूंकि हमारी पृथ्वी को घूमने में 15 डिग्री, पृथ्वी को घूमने में 1 घंटे का समय लगता है, ऊपर लिखा है 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा, और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट्स। इसलिए 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने के लिए 60/15 बटे 15 चौके 60, यानी 4 मिनट का समय लगेगा। तो चाहे हम ये कह लें कि 1 डिग्री अर्थ को घूमने में 4 मिनट लगते हैं, चाहे कह लें 4 मिनट में हमारी पृथ्वी 1 डिग्री घूम जाती है, चाहे कह लें 1 घंटे में हमारी पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है, चाहे कह लें 15 डिग्री पृथ्वी को घूमने के लिए 1 घंटा लगता है, बात वही है। इसीलिए हर 1 डिग्री पर हम एक लैटिट्यूड नंबर और हर 1 डिग्री पर एक लॉन्गिट्यूड नंबर हम बनाते हैं। जैसे ही 1 डिग्री यानी 4 मिनट तक हमारी पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती रहेगी, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती रहेगी, तुरंत 1 डिग्री घूम जाएगी, यानी 4 मिनट लगेंगे 1 डिग्री घूमने में। या 1 डिग्री घूमना होगा तो हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी को 4 मिनट तक घूमना पड़ेगा। ठीक, तो दोस्तों ये था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का टॉपिक। ये आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। यहीं पर एक और सवाल आ जाता है, बहुत सवाल तो बहुत सारे हैं, तो यहां पर जो सवाल आता है वो सवाल पूछा जाता है कि बताइए भारत कहां पर है। तो जो भारत की कंडीशन है वो कुछ यहां पर है, इस प्रकार से। ये हमारा इंडिया है और हमारी इंडिया का जो लोकेशन है वो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर है, और इस नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में इंडिया और इंडिया से पास होती है कर्क रेखा, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो ये सवाल ऐसे बहुत सारे बनते हैं, आपने देखा होगा। तो ये हम लोग बात करेंगे अगली क्लास में, और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझे होंगे। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो देखिए, अब सवालों का क्या है, सवाल तो बहुत सारे हैं, अब सवाल बहुत सारे हैं, जैसे इसी में अब हम बात कर सकते हैं कि जो हमारा भारत है वो भारत एक देश है, आप जानते हो, और उसी भारत में हम लोग रहते हैं। तो भारत के लिए और ऐसे ही हर एक देश के लिए पर्टिकुलर एक टाइम जोन होता है। ठीक है, तो टाइम जोन की भी बात कर लेते हैं। जैसे हमने देशांतर रेखाएं पास की हैं, वैसे ही यहां पर भारत में एक टाइम जोन है, यानी एक लॉन्गिट्यूड नंबर है। देखो हम लॉन्गिट्यूड बना रहे हैं ऐसे, यही भारत का टाइम जोन है। अब बात करते हैं टाइम जोन की, तो सवाल आता है कितने डिग्री पर है। तो ये जो टाइम जोन है ये है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ईस्ट लॉन्गिट्यूड टाइम जोन की। थोड़ा हम इधर बात कर लेते हैं, यहां पर बात कर लेते हैं। जैसे ये हमारा इंडिया है, यहां पर बना लेते हैं, कोई नहीं। ये हमारा इंडिया है, और इंडिया में ये हमारा यूपी है। दूसरे पेन से बना लेते हैं ताकि अलग अलग ही सब कुछ दिख जाए। ये हमारा यूपी हो गया, ये हमारा यूपी हो गया, ये हमारा उत्तराखंड हो गया। तो यहीं से यूपी से एक रेखा पास होती है, ये एक लॉन्गिट्यूड नंबर है, और यही जो लॉन्गिट्यूड नंबर है इसी का नंबर है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ईस्ट माने पूर्वी, लॉन्गिट्यूड माने देशांतर। और दोस्तों इसी ईस्ट लॉन्गिट्यूड को ही इंडिया में चूंकि टाइम जोन मानते हैं,
इसीलिए हम इसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, या हिंदी में इसी को हम कह सकते हैं भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा, मानक समय रेखा। और ये जो भारतीय मानक समय रेखा या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इसी को शॉर्ट में अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं ये IST है। ये एक IST नंबर है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय मानक समय रेखा है। और दोस्तों यही रेखा भारत के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गुजरती है, और प्रयागराज में एक जगह पड़ती है नैनी, नैनी से गुजरती है। लेकिन आजकल ऑप्शन में नैनी के अलावा मिर्जापुर भी दे रहे हैं, तो मिर्जापुर भी यहीं पर याद कर लीजिए कि यहां पर मिर्जापुर से भी ये गुजर रही है। नैनी या मिर्जापुर से गुजरती है। ठीक, अब अगर बात करें कि कितने राज्यों से गुजरती है, तो दोस्तों कुल 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्यों में कौन आते हैं? एक तो आ गया उत्तर प्रदेश, नंबर 1 यूपी, नंबर 2 MP, मध्य प्रदेश, नंबर 3 छत्तीसगढ़, और नंबर 4 उड़ीसा, और नंबर 5 आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ये 5 ऐसे राज्य हैं जहां से भारतीय मानक समय रेखा या IST पास होती है। ये IST हो गई। अगर हम बात करें यहीं पर भारतीय मानक समय रेखा के अलावा, यहां पर अगर हम बात कर लें कर्क रेखा की, तो ये कर्क रेखा हो गई। ये भी साथ में आप देख ही लो, यूपी से नहीं पास होती है, और ये है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। इसी को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। और दोस्तों ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब इसके बारे में भी लिख लो, तो 8 राज्य कौन से हैं? अगर हम वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे, पश्चिम से पूरब की ओर चलेंगे, तो यहां लिख लेते हैं वेस्ट टू ईस्ट। तो पहला कौन सा राज्य पड़ेगा? गुजरात, पहला गुजरात पड़ेगा। दूसरा पड़ेगा राजस्थान, तीसरा पड़ेगा मध्य प्रदेश MP, चौथा पड़ेगा छत्तीसगढ़। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पांचवा पड़ेगा झारखंड, छठा पड़ेगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, सातवां पड़ेगा त्रिपुरा, ये वाला है त्रिपुरा, ये पश्चिम बंगाल है, और आठवां पड़ेगा मिजोरम। दोस्तों यही 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पर हैं, और ये 5 राज्य हैं जो भारतीय मानक समय रेखा पर हैं। अब बात आती है, ये दोनों देखो क्रॉस भी कर रहे हैं, तो ये दोनों का जो कटान बिंदु है ये छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटता है। तो ये छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर भारतीय मानक समय रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, और जहां क्रॉस करेंगी यही इसकी लोकेशन हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, टॉपिक आपको समझ में आया होगा। फिर भी इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, और नहीं अच्छा लगा हो तब भी कमेंट करिए और बताइए, पूछिए कि आपको क्या नहीं अच्छा लगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।